हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में स्टेप नंबर 4। अगर आपको स्टेप्स याद नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। हम लोग स्टेप नंबर 4 में है, विच इज हमने पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लिया है, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज कर लिया है, एंड अब हम लोग स्टेप नंबर 4 में आ चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस में। यहाँ पे हम लोग को एफर्ट डालना होगा खाली अंडरस्टैंडिंग करने में कि किस तरीके से रिजर्व्स को ट्रीट किया जाता है। बाय रिजर्व्स आई आल्सो मीन अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी इंक्लूडेड होते हैं इस चीज के स्कोप के अंदर में, तो हम लोग अक्यूमुलेटेड लॉस के भी डिस्कशन को करेंगे। एंड सबसे ज्यादा बात, एग्जाम में कभी कभी हम लोग को नेट इफेक्ट वाली एंट्रीज पास करनी पड़ती है कि बुक वैल्यूज चेंज नहीं हुई है। तो ऐसी सारी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ये वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छी है अगर आपको रिजर्व्स के पूरे टॉपिक को क्विकली समराइज भी करना है, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत बेसिक है, बट क्या होता है मैंने देखा है जब भी मैं क्लास 12 के साथ रिजर्व्स डिस्कस करता हूँ, बहुत बार उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यही उठ के आता है कि भाई रिजर्व होता क्या है। हमने रिजर्व मुंह से तो सुन लिया, हमने ये रिजर्व वर्ड तो सीख लिया, फैंसी है, बट रिजर्व का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब क्या होता है, वी हैव नेवर अंडरस्टूड इट इन इट्स एंटायरिटी। अगर आपको रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब नहीं है तो एक बार 2 मिनट यहाँ पे सुनिएगा, अगर आपको पता है आप इसको स्किप कर सकते हो। रिजर्व्स का मतलब होता है कि आपने अपना पैसा एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में ही निकाल लिया। देखिए, मैं बुकिश डेफिनेशंस में राइट नाउ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आपको रिजर्व्स के ऊपर डेफिनेशन नहीं लिखना है। रिजर्व्स का मतलब होता है आपने पैसा साइड करके रख लिया, आपने पैसा साइड कर लिया, सेट असाइड। एक कीवर्ड लिख लीजिए, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है आपने पैसा अपनी जेब, अपनी तिजोरी में से निकाल के एक दूसरी तिजोरी में ट्रांसफर कर दिया। भैया हम लोग क्यों ट्रांसफर कर सकते हैं? दो रीजन की वजह से। एक, मैं पैसा सेविंग्स करना चाहता हूं, मुझे पॉकेट मनी 500 रुपए मिलती है, मैं 200 रुपए सेविंग्स अपने जेब में रखता हूँ, मैं अपने वॉलेट के अंदर रखता हूँ, तो 200 रुपए मैंने एक जनरल रिजर्व बना लिया। 200 रुपए कभी भी यूज हो सकता है, मेरे बर्थडे पे, मेरे दोस्त के बर्थडे पे, मैं किसी कहीं बाहर जाना चाहता हूँ उसमें, या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है कि ठीक है मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शूज खरीदने, उसके लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। तो रिजर्व्स का मतलब क्या हुआ, मैंने शर्ट की पॉकेट से पैसे निकाले, उसको पैंट के पॉकेट में डाल दिए, तो पैसा मेरा ही है। तो अगर मैं कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो रिजर्व का जो पैसा है वो पार्टनर्स का ही है, वो शेयर होल्डर्स का ही होता है, बट उसको मैंने एक अलग जगह पार्क कर लिया। इट्स जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में अगर 200 रुपया था, मैं यहाँ बोर्ड पे भी लिख के दिखा देता हूँ, अगर एसओपीएल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं बिकॉज ये पार्टनरशिप अकाउंट्स है, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरीके से बोलूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे 200 रुपए थे, मैंने क्या किया, इसमें से 50 रुपया जनरल रिजर्व में डाल दिया। जीआर स्टैंड फॉर जनरल रिजर्व। तो अभी भी 150 रुपया तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ही पड़ा है। अब मैंने क्या किया, इसको दो अलग जगह पे कर लिया। भैया ऐसे हम लोग क्यों करते हैं? तो बेवकूफी वाला चीज है। जब पैसा मेरा ही है, जब पैसा क्रेडिट ही रहता है, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूं? द आंसर इज वेरी सिंपल। जनरल रिजर्व में पैसा रखा जाता है दो रीजन की वजह से। एक, मैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए सेव कर रहा हूं, या दो, लॉ मेरे को बोलता है। जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे रिजर्व होते हैं जहां पे लीगली रिक्वायर्ड होता है कि आपको पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव अ चॉइस, दैट इज रेगुलेटरी। या वॉलेंटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे हम लोग ने वॉलेट में 500 रुपए पड़े, एक काम करते हैं, कोई भी कारण से मैंने 200 रुपए शर्ट के पॉकेट में रख लिए ताकि मैं तुरंत पेमेंट कर पाऊं, ताकि अगर मेरी जेब कटे तो खाली 500 का लॉस हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट, एट द एंड ऑफ द डे रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है भैया? इनकम मेरी क्रेडिट होती है, तो इनकम का अगर कुछ बन रहा है, अगर मेरा बेस आइटम है इनकम, इनकम क्रेडिट है, अब इनकम से मैं कोई पैसा कहीं भी डाल रहा हूं, किसी भी दूसरे अकाउंट में डाल रहा हूं, तो क्रेडिट तो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। क्रेडिट अचानक से डेबिट थोड़ी बन जाएगा, नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो इट इज ऑलवेज क्रेडिट। अब अक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है? अक्यूमुलेटेड लॉस का बेस्ट एग्जांपल होता है, इन माय अंडरस्टैंडिंग, ये आपने क्लास 10 की कॉमर्स में पढ़ा था, बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप ये टर्म फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। अक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब होता है ऐसे लॉसेस जिनको मैं जानबूझ के राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं। भैया क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली लॉ इस चीज को डिस्करेज करता है। अक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। आप है एक बहुत अच्छी मेजर कोका कोला, मतलब कोल्ड ड्रिंक टाइप की कंपनी, ठीक है, आप एक बहुत मेजर कोल्ड ड्रिंक कंपनी बना रहे। अब आपको चाहिए अच्छा विजिबिलिटी, तो आपने क्या किया, आईपीएल के अंदर एड्स रन कर दी। अब आपकी सेल्स होती है 200 करोड़ की, आपकी सेल्स होती है 200 करोड़ की, और आपने एड के ऊपर खर्चा कर दिया 500 करोड़ रुपया। बहुत भयंकर एड की, बहुत सारे एंडोर्समेंट्स किए, एंड एक ऐसी एड बनाई जो अब सालों साल तक लोगों को याद रहेगी। इंपैक्ट बहुत अच्छा है, बट
उसमें खर्ची हो गई आपके 500 करोड़ की। तो अब इम्पैक्ट अच्छा आया तो आप में कोई मतलब पहले के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट अपने पढ़ते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि भैया ये 500 करोड़ रुपया मेरे को 10 साल बेनिफिट देगा, तो मैं हर साल 50 करोड़ ऐसे करके राइट ऑफ करूंगा, सिमिलर टू डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो दिस इज नॉट अलाउड। राइट नाउ बोला जाता है ये 500 करोड़ आज खर्चा हुआ ना, खर्चा हो गया है ना, बाद में इनकम आएगी नहीं आएगी आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट ब्रेक होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलता है। तो ये 500 करोड़ रुपया आज के आज आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। अब भैया अगर मेरी सेल्स 200 करोड़ है और मैं 500 करोड़ का खाली एडवर्टाइजमेंट का खर्चा डालूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरा एसओपीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत भयंकर वाला लॉस दिखेगा। तो मेरे जो शेयर होल्डर्स होंगे या जो मेरे स्टेक होल्डर्स होंगे उनको चिंता होगी कि अचानक से इतना लॉस क्यों गया। तो मैं क्या चालाकी करता हूं, ये एक्सपेंस हुआ होगा तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, एडवर्टाइजमेंट टू कैश 500 रुपया 500 रुपया। एक बार प्लीज इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए समझिएगा, 500 रुपया 500 रुपया। मैंने क्या किया, पीएल में खाली 50 रुपया डाला या 100 रुपया डाला, पीएल 100 रुपया टू एडवर्टाइजमेंट 100 रुपया। तो अब क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट में आज भी 400 रुपया पेंडिंग रह गया, क्योंकि 500 में आपने खाली 100 रुपया राइट ऑफ किया, बाकी तो रह ही गया। तो जो 400 रुपया पेंडिंग रह गया वो डेबिट बैलेंस है, इसीलिए वो आपका अक्यूमुलेटेड लॉसेस एसेट बन के खड़ा हो जाता है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जो स्टूडेंट्स को अराइज होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको जितना इजी लग रहा है अब आपको समझ आएगा कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डेबिट या क्रेडिट क्यों करते हैं। हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि रिजर्व्स मेरे लिए अच्छे होते हैं, हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि रिजर्व्स मेरे लिए अच्छे होते हैं। जितने ज्यादा रिजर्व्स उतनी स्ट्रांग आपकी बैलेंस शीट, जितने ज्यादा आपके रिजर्व्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग बैलेंस शीट। पहला क्वेश्चन ये उठ के आता है, अगर स्ट्रांग बैलेंस शीट है बैलेंस क्रेडिट क्यों है। मैंने आपको रीजन बता दिया इनकम का। उल्टी बात, अगर आपके पास अक्यूमुलेटेड लॉस बहुत ज्यादा है तो आपकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा वीक है, आपकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा वीक है। स्टूडेंट्स बोलते हैं अजीब है, एसेट में अगर कोई आइटम लिखा हुआ है, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस है तो वो लास्ट में एसेट्स में लिखा रहता है, तो एसेट में अगर कोई आइटम है देन हाउ कैन यू से दैट इट इज अ बैड आइटम, बिकॉज वो एसेट में इसीलिए है क्योंकि मैंने उस एक्सपेंस को पूरा पूरी राइट ऑफ नहीं किया, इसीलिए वो एसेट है। तो इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, बोर्ड अगर आपको नहीं दिख रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फिक्टिशियस एसेट्स। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखते जाइए डिस्कस करते करते। एक हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया। इसका एग्जांपल हो सकता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका भी एग्जांपल सेम होता है, खाली नाम अलग अलग होता है, ठीक है। या इसका लास्ट एग्जांपल हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट अमाउंट। क्या हुआ, एक ऐसा बहुत बड़ा डेबिट आइटम था जिसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एडजस्ट नहीं किया, उसको मैंने अलग से कहीं पे दिखा दिया। या प्रॉफिट एंड लॉस का एक डेबिट बैलेंस है तो मैंने उसे कैपिटल से माइनस नहीं किया, मैंने उसे एसेट में दिखा दिया। देखिए बात तो एक ही है ना, आप 200 रुपए में से 40 रुपए माइनस करके यहाँ पे 160 डिस्क्लोज करते, उसकी जगह इन्होंने क्या किया, 200 रुपया कैपिटल में दिखा दिया और यहाँ एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिख के 40 रुपया कर दिया। नेट इफेक्ट में तो 160 हुआ, 200 माइनस 40 करके। बस ये एक तरीका और प्रेजेंटेशन किया ताकि मेरे शेयर होल्डर्स को लगे वाह 200 की कैपिटल 200 ही रह गई, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बल्कि नुकसान तो हुआ है ना, आपने एक तरीके से क्या किया, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, आप चीजों को छुपाना चाह रहे, इसीलिए ये चीजें अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो इसका 3 मेजर एग्जांपल होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, अगर आपने रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो खोल रहे हैं तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि भैया गुडविल भी तो होता है, गुडविल भी तो एसेट होता है, तो उसको मैं ऑलरेडी गुडविल के वीडियो में कवर कर चुका हूँ मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर नहीं भी किया मैं आपको बता देता हूँ। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है ऐसी गुडविल जो आपने किसी बिजनेस को खरीदते हुए अक्वायर की थी। अगर नहीं आप मेरा गुडविल का वीडियो एक बार वापस देखिएगा, AS26 हम लोग को ये बताता है, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो एक बार वापस सुनिए। AS26 होता है गुडविल, गुडविल का मतलब होता है परचेज्ड गुडविल, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं आती है। परचेज्ड गुडविल अगर मेरे बुक्स में है तो हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बोलता है कि आप इसको जल्दी से जल्दी राइट ऑफ करने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग हर साल इसका थोड़ा थोड़ा करके अमोर्टाइजेशन करते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइजेशन करते हैं, वो बात सही है, बट अगर हम लोग को एक ऐसा मौका दिख रहा है जहां पे एक बड़ा चेंज इन बिजनेस हो रहा है तो हम लोग हाथों हाथ इसको पूरा की पूरा राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसका भी बैलेंस डेबिट होता है, तो ये भी पूरा पूरी राइट ऑफ हो जाता है। गुडविल को बहुत लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मेरे बिजनेस में गुडविल है, मैं तो खुश हूं, आप इसको क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। भैया ये गुडविल वो गुडविल नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस महान, दिस इज परचेज्ड गुडविल। जो आपने बिजनेस के 100 रुपए के एसेट के लिए जो आपने 110 रुपए दिए ना, 10 रुपए की गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। अब भैया ठीक है, आपने लॉस वाले साइड के तो बहुत कुछ बता दिया, रिजर्व्स के भी कुछ बता दो। तो ठीक है चलिए रिजर्व्स का ट्रीटमेंट समझते हैं। रिजर्व्स बहुत सिंपल होते हैं, एक होता है आपका जनरल रिजर्व, ठीक है, एक होता है आपका जनरल रिजर्व, एक होता है आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। क्या होता है
जस्ट कुछ देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन ग्रेट डिटेल। एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 3 रिजर्व होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं, मतलब ये नाम क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। अब हो सकता है कोई भी एक अजीब सा नाम हो लेकिन वो लास्ट में एंड हो रहा है रिजर्व से। जैसे फॉर एग्जांपल देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड डिविडेंड रिजर्व या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अगर आप कोई बहुत पुरानी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये नाम मिलेगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो ऐसे कोई भी नाम है जो रिजर्व है, देन वो रिजर्व है इन शॉर्ट। ठीक है, रिजर्व को आइडेंटिफाई करना है, लास्ट में रिजर्व होना चाहिए। बस इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। द एग्जामिनर विल ऑलवेज ट्राई टू ट्रिक यू बाय इंक्लूडिंग समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय फंड। ठीक है, एम्प्लॉय फंड भी हो सकता है, प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है भैया? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये बोलता है कि अगर मेरे संस्था में, पार्टनरशिप में, कंपनी में एक मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, सपोज मेरे कंपनी में 5 लोग काम कर रहे हैं तो उन 5 लोग को सैलरी मुझे देनी पड़ेगी, बट उन 5 लोग की जो सैलरी होगी उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन 5%, 7%, वो एज पर लॉ डिसाइड होता है। तो वो 5%, 7% मुझे एक स्पेशल गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ता है कि हाँ, इन लोगों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैंने एक प्रोविडेंट फंड बना रखा है। जैसे अगर आप लोग में से किसी की जानता होगा जो सैलरीड आदमी होगा, तो आप हमेशा उसके मुंह से सुनेंगे पीएफ कट के आता है मेरे पास सैलरी, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पीएफ प्रोविडेंट फंड के नाम पे गवर्नमेंट को जमा कराती है, जो लास्ट में एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किया जाता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रिजर्व का मतलब होता है वो पैसा मेरा है, उस पैसे पे पूरा हक मेरा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे जो हिस्सा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पैसे का हक एम्प्लॉयज का है, ये मेरे पार्टनर्स का नहीं है, तो ये पार्टनर्स का रिजर्व नहीं है। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसा क्रेडिटर होता है, जैसे बिल्स पेबल होता है, इट इज एन आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी या एक्सटर्नल लाइबिलिटी, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डन? ठीक है, तो मैंने आई थिंक काफी टाइम दे दिया, 10 मिनट अराउंड मैंने दे दिया इसको डिस्कस करने में। अब आते हैं फटाफट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। पहला क्वेश्चन यही उठ के आता है कि भैया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स होता क्या है? ठीक है, सिंपल लॉजिक में बोलूं, जो भी है बांट दो। क्या बोला? जो भी है बांट दो। ये चीज आप याद रखिएगा। रिजर्व है, बांट दो। अक्यूमुलेटेड लॉसेज है, बांट दो। गुडविल है, परचेज गुडविल, हाँ बैलेंस शीट की परचेज गुडविल, बांट दो। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, स्टेप 4 में जो परचेज गुडविल बढ़ रही है और जो आपने स्टेप 2 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ी कि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हुआ उसकी वजह से गुडविल का जो कॉम्पेंसेशन मिला, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। प्लीज इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, रिजर्व है, बांट दो। अक्यूमुलेटेड लॉसेज है, बांट दो। अक्यूमुलेटेड गेन्स है, बांट दो। अक्यूमुलेटेड गेन्स को ही रिजर्व बोलते हैं बट स्टिल। और गुडविल है, बांट दो। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। अब इसकी एंट्री समझिएगा। रिजर्व होता है क्रेडिट। लेट्स से मेरे बुक्स में लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में, लेट्स से मेरी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व मेरी बुक्स में है 5,000 रुपए का, और इसका आंसर ऑब्वियसली ये क्रेडिट ही होगा। ठीक है, ये अगर लाइबिलिटी साइड है तो मैं बोलूंगा जनरल रिजर्व 5,000 रुपए क्रेडिट। ठीक है, मेरे बिजनेस में 2 पार्टनर्स है, ए एंड बी, और इनका रेशियो है 3:2। इनका रेशियो है 3:2। क्या रेशियो है? 3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी इज एडमिटेड, सी इज एडमिटेड। अब सी एडमिट होए कितने भी शेयर के लिए वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। दिक्कत क्या होती है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो रिजर्व होता है ये क्या तीनों पार्टनर्स में बटेगा या ये खाली 2 पार्टनर्स में बटेगा? द आंसर इज वेरी सिंपल। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, द चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, द रिजर्व्स, द अक्यूमुलेटेड लॉसेस, द गुडविल हमेशा किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स में। हमेशा किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एक बार, ओपीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। भैया इसका रीजन, अगर आप सच्ची में रीजन इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, तो एकदम सिंपल बात सोचिए। ये जनरल रिजर्व किसने बनाया? ए एंड बी ने इतने सालों की मेहनत करके ये रिजर्व इतना बड़ा खड़ा किया। सी अचानक से आ रहा है, अब बोलोगे भैया अभी तो आपने स्टेप 2 में उससे इतना बड़ा कॉम्पेंसेशन लिया। मैंने कॉम्पेंसेशन लिया फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। अब मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट उसको अचानक से होगा, लेकिन ये तो एक अच्छी सी खासी पोजीशन स्ट्रेंथ मेरी खा जा रहा है। ये 5,000 का रिजर्व पे पहले खाली मेरा ए और बी का हक था, अब इस 5,000 के रिजर्व में भी सी का हक होगा। ये नहीं होना चाहिए। तो ये लोग क्या बोलते हैं, इस 5,000 रुपए को ए और बी में बांट दो। क्यों? ए एंड बी इसके हकदार है ना, ए एंड बी में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो? ए एंड बी में अगर खाली मामला बट रहा है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो क्या एंट्री होगा? जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या बोलूंगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 3,000 एंड 2,000 रुपीज, एकदम सिंपल एंट्री है। ठीक है, 3,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, लेट अस से मेरे पास एक एसेट है, मतलब एसेट साइड में लेट अस से मेरे पास लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तभी एसेट में, क्रेडिट बैलेंस होता तो लाइबिलिटी, वो मेरे लिए फायदा है, उसको बांट देना है। बट यहाँ डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है मेरे पास 8,000 रुपया। मेरे पास दो पार्टनर है ए एंड बी, मेरे पास दो पार्टनर है ए एंड बी, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। क्या करेंगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लॉजिक तो सेम है, चाहे कुछ भी हो, किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैं बोलूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देख लीजिए 3:1 के रेशियो में मैंने बांट दिया। ठीक है, तो मैंने आपको एक एसेट साइड का भी एग्जांपल दे दिया, एक लाइबिलिटी साइड का भी दे दिया। ठीक है भैया, हमने ना बुक में ये भी पढ़ा है, रिजर्व बढ़ता नहीं है, लास्ट टॉपिक है वो नेट इफेक्ट वाला। पहले अपने बेसिक्स ऑफ रिजर्व पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। भैया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है बताइए, चल स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, इफ यू अंडरस्टैंड द नेम, इफ यू अंडरस्टैंड द नेम, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का मतलब होता है मेरे फैक्ट्री में वर्कमैन काम कर रहे हैं, उनको चोट लग गई, अब उनको काम करते हुए चोट लगी, मेरी मशीन से चोट लगी, हो सकता है उनकी ही गलती हो, बट भाई एट द एंड ऑफ द डे वर्कमैन को चोट लग गई, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उसकी जान चली जाए, हो सकता है उसके लिम्स कट जाए, हो सकता है उसको कुछ परमानेंट डैमेज हो जाए, राइट। तो उनके पास इतना बड़ा सेफ्टी नेट नहीं होता है इन दिस कंट्री या इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कि वो अपना घर आगे चला सके। तो हम लोग एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमेशा बनाते हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो। अब वो रिजर्व कितना अच्छा होता है, कितना उसमें एक्चुअल में पेमेंट होता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि मैं अपने वर्कर्स के लिए एक टिपिकल अमाउंट ऑफ मनी बचा के रखा हुआ। अब लेट अस से मेरे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में 8,000 रुपए रखे हुए हैं, मैंने 8,000 रुपए एनी डे अपनी बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड में खड़े करके रखे हैं। तो ये लाइबिलिटी है, मतलब ये मैंने रेडी करके रखा है, बट ये एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो मेरा ही है, क्योंकि ये मैंने अपने प्रॉफिट में से क्रिएट किया है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अरे भैया तो ये तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से मैं कंफ्यूज हो गया, रुको रुको रुको, बिफोर आई स्टार्ट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लास्ट में किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। कब मिलेगा, चाहे वो सर्विस करे, उसको चोट लगे ना लगे, मतलब इस पे फाइनल हक एम्प्लॉय का है, करेक्ट, चाहे कुछ हो ना हो। बट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पे एम्प्लॉय का हक तभी बनेगा जब वर्कमैन को कॉम्पेंसेशन देने की नौबत आएगी, किसी भी रीजन से, चाहे उसकी मौत हो जाए, चाहे उसको कुछ हो जाए। तो भैया इसमें अभी तक कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, इसमें अभी तक कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, तो फिर हम लोग क्यों इसको बोले कि ये एम्प्लॉय के हक का है। जब तक हो सकता है पूरे साल में एम्प्लॉय को कुछ हो ही ना, तो फिर उस केस में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एम्प्लॉयज में क्यों बटेगा, वो तो पार्टनर्स का ही होना चाहिए। तो ये लॉजिक होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें तीन केस बन सकते हैं, तीन नहीं दो ही बोलूंगा मैं। केस नंबर 1 देखिए, मेरा जो क्लेम है, मेरा जो क्लेम है वो रिजर्व से छोटा है, वो रिजर्व से छोटा है या बराबर है। मतलब क्या हुआ, एक वर्कमैन को चोट लग गई, वर्कमैन को चोट लग गई, 3,000 रुपए का खर्चा आ गया, वर्कमैन को चोट लग गई, 3,000 रुपए का खर्चा हुआ। अब एक बार स्क्रीन पे देख के बताइए मेरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितने रुपए का है, 8,000 रुपए का। मेरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितने का है, 8,000 रुपए का, लेकिन मेरा क्लेम कितने का आया, 3,000 का। अच्छा मतलब मेरा कुशन, रिजर्व को मैं थोड़ा कुशन भी बोलता हूं ताकि मेरे को समझ आए, मेरा कुशन 8,000 तक सह सकता था, मेरा कुशन बुलेट को 8,000 तक सह सकता था, मेरा बुलेट लगा है खाली 3,000 का, तो मेरा कुशन तो इफेक्टिव है भाई। 3,000 का लॉस और मैं 8,000 के लिए रेडी था, तो इसका मतलब मैं आराम से इसको झेल लूंगा। तो क्या एंट्री पास होगी, देखिए रिजर्व यूज हो रहा है, रिजर्व यूज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपया से, 8,000 से, क्योंकि रिजर्व तो 8,000 का था भाई। अब टू टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, क्यों, अरे 3,000 रुपए की भी जो लाइबिलिटी है वो तो मुझे क्लेम देनी पड़ेगी, तो ये तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, ये मेरे लिए एक्चुअल लाइबिलिटी है, करेक्ट। तो ये मैं बोलूंगा 3,000 रुपीज की। अब ये एंट्री में देखिए एक मिसमैच हो गया, ये एंट्री में मिसमैच हो गया, मेरा रिजर्व 8,000 का था, मेरा क्लेम 3,000 का है, सब कुछ हो गया, लेकिन अब जो बचा हुआ 5,000 है वो कहां जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इतना जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हुई उसको मैंने सॉर्ट कर दिया, ये बचा हुआ पैसा किसका हक का है, एम्प्लॉय का नहीं, बचा है पार्टनर्स का, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में बच जाएगा। मैं एक बार एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 1:1 का रेशियो पकड़ लो, तो 2,500 रुपया 2,500 रुपया इनमें बट गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बोला। पहली बात, मैंने केस क्या पकड़ा है, मेरा केस एकदम सिंपल है, मेरा क्लेम रिजर्व के बराबर है या रिजर्व से कम है। एग्जाम्पल, मेरा जो क्लेम है वो 3,000 रुपए का निकल के आया, मेरा जो रिजर्व है वो 8,000 रुपए का है, मेरा क्लेम है 3,000 रुपए का, तो मेरा रिजर्व तो 8,000 से ही डेबिट होगा, मेरा जो क्लेम है वो 3,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी 3,000 की है। तो भैया 8,000 का रिजर्व में 3,000 की लाइबिलिटी तुमने बुक कर ली, तो बचा हुआ 5,000 कहाँ जाएगा, डेफिनेटली पार्टनर्स का जाएगा, क्योंकि आखिर में तो पार्टनर्स के हक का है।
तो जिस भी रेशियो में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा उसमें बांट देंगे। एकदम सिंपल, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत आएगा। इसका बैलेंस शीट के क्या इंपैक्ट आता है ये क्वेश्चंस करते हुए आपको बेटर समझ आएगा। ये लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट से, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जुड़ जाएगा और ये बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल केस था। अब क्लेम भैया अगर रिजर्व के बराबर हो गया, मैं क्या बोला, चलिए ये हो गया क्लेम इज लेस देन रिजर्व। चलिए अब ऐसे करते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर जो मेरा वो है अब जो मेरा क्लेम है दैट इज इक्वल टू द रिजर्व, दैट इज इक्वल टू द रिजर्व, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया कैन आई से मेरा क्लेम भी 8,000 का था, मेरा क्लेम भी 8,000 का था। केस नंबर 2 मेरा क्लेम जो है 8,000 रुपए का है। तो भैया अगर मेरा क्लेम 8,000 का है तो और मैंने परफेक्टली 8,000 का रिजर्व बना रखा है, तो क्या मेरे पास एक भी रुपया रिजर्व में बचा तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा 8,000 का 8,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बन जाएगा। आई डोंट थिंक दिसमें कुछ दिक्कत हुआ होगा। अब इंटरेस्टिंग केस होता है थर्ड वाला, इंटरेस्टिंग केस होता है थर्ड वाला। इंटरेस्टिंग केस थर्ड वाला क्या है, मेरा क्लेम रिजर्व से बड़ा है, मेरा क्लेम इज ग्रेटर देन माई रिजर्व। मेरा क्लेम आ गया बैलेंस शीट पे, सॉरी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का 11,000 रुपया। भैया इतना बड़ा क्लेम आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। वो बंदा कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने आपको ऑर्डर कर दिया, वो भी तो एक तरीके का क्लेम हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 11,000 रुपए का मेरा क्लेम आ गया। तो अब आप बताइए एंट्री क्या होगा। एंट्री तो अब आपको याद हो गई होगी अगर आपने स्ट्रक्चर मेरे साथ समझा है। रिजर्व को खत्म करना है, रिजर्व 8,000 का बैलेंस शीट में, रिजर्व तो डेबिट ही होगा 8,000 से, क्लेम जितना हुआ होगा उतना लिखना ही पड़ेगा। अब बैलेंसिंग फिगर का खेल होता है। यहाँ पे क्या था, मेरे पास एक्स्ट्रा रिजर्व पड़ा हुआ था, पार्टनर्स में बांट दिया। यहाँ मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बांटूंगा, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, पार्टनर्स में बंटने तो दूर की बात है, यहाँ पे तो मेरा रिजर्व भी नहीं कर पाया, यहाँ पे तो मेरा रिजर्व भी मुझे नहीं बचा पाया। देन इन दैट केस क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल तो दूर का बात है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आ जाएगी। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसमें मुझे बचाने आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें मुझे बचाने आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। अब आप सोचिए आपने 8,000 तक का कुशन बना के रखा था, 8,000 तक मुझे कुछ नहीं होगा, 8,000 तक मुझे कुछ नहीं होगा। अब आपको 11,000 का झटका लगा तो 8,000 तक तो आपको बचा लिया, लेकिन जो बचा हुआ 3,000 है वो तो आपको झटका एक्स्ट्रा लग गया ना, तो वो एक्स्ट्रा झटका आप 3,000 रुपए यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, रिजर्व बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगा और क्लेम बैलेंस शीट में आपका लाइबिलिटी बन जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ आ गया होगा, इजी है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। इसको हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बैलेंस शीट ट्रीटमेंट भी बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं आईएफआर। आईएफआर उससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है। आईएफआर एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप सोचिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर आप इसका नाम समझे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे खुद को बचाने का रिजर्व। वाह रे वाह, इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। अब आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर, स्टॉक मार्केट कभी नीचे। अब आपने क्या सोचा, यार स्टॉक मार्केट में कभी पैसा मेरा 2 लाख हो जाता है, कभी मेरा पैसा 10,000 रुपया बचता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, एक स्पेशल रिजर्व बना लिया कि अगर मेरा फ्लक्चुएशन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे चला जाए, तो फिर मैं इस रिजर्व को यूज करूंगा। मतलब जैसे मेरा 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट है, अब मैंने बोला कि भैया अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 80,000 से नीचे गया, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 80,000 से नीचे गया तो मैं रिजर्व को यूज करूंगा। तो ऐसा ना एक तरीका होता है यूजुअली पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज में। अब आईएफआर का लॉजिक क्या होता है, मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका ये थोड़ा सा सोचने वाला चीज है, ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, अगर आईएफआर सॉरी मेरे को एक बात बताइए, केस नंबर 1 पढ़ते हैं, चलिए उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बुक्स में, ठीक है, मतलब इसका बैलेंस शीट में वैल्यू है 20,000 रुपया। ध्यान से सुनिएगा, आज इसकी मार्केट वैल्यू है 17,000 रुपया, ठीक है। मेरे पास कोई रिजर्व नहीं है, मेरे पास कोई भी रिजर्व नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल केस हो गया, ये तो भैया वीडियो 3 रिवैल्यूएशन का पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट 20 से 17 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट घट गया, इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट होता है, एसेट घटने पे हम लोग करते हैं क्रेडिट। तो मैं बोलूंगा टू इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपया कहाँ जाएगा भैया, रिवैल्यूएशन में, क्योंकि हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट होता है। तो रिवैल्यूएशन 3,000 टू 3,000, इजी, एकदम इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे ये सेम चीज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में भी अप्लाई करती है। अगर आपके पास रिजर्व नहीं है और फिर भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम आपके पास आ गया, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ठीक है, इजी था। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। अब आप सोचिए कि आपके पास रिजर्व है, अब आप सोचिए कि आपके पास रिजर्व है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट कॉपी दिस डाउन। यस, अब आप देखिए
मैं बोलता हूं कि आपके पास रिजर्व है कितने का, आपके पास रिजर्व है 4,500 रुपीज का, आपके पास रिजर्व है 4,500 रुपीज का, मतलब आपका लॉस इन वैल्यू, या मैं बोल सकता हूं डिक्लाइन इन वैल्यू, डिक्लाइन का मतलब वैल्यू गिर रही है, तो आपका डिक्लाइन इन वैल्यू हुआ 3,000 रुपया, ठीक है, और आपका रिजर्व है 4,500 रुपए का, मतलब फेवरेबल केस है कि नहीं, फेवरेबल केस है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का तो वैल्यू गिरा खाली 3,000 रुपए से, बट आपके पास रिजर्व पड़ा है 4,500 रुपए का, तो आप क्या करेंगे, रिजर्व को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या बोलेंगे आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,500 रुपीज, करेक्ट, टू इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 3,000 से ही घटा, एसेट तो आपका 3,000 से ही घटा, अब क्या हुआ, 1,500 रुपया हमारे पास और पड़ा है, ये 1,500 रुपया कहां बांटेंगे, यस, यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट, आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि भैया ये पार्टनर्स के हक का पैसा है रिजर्व का, तो पार्टनर्स में बांट देंगे, तो ये बचा हुआ पैसा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे बिटवीन द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसमें क्या होता है, देखिए क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। केस ये जो WCR था, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उसमें क्लेम का अमाउंट डायरेक्टली पता होता है, रिजर्व का अमाउंट पता होता है, खाली दो फिगर कंपेयर होती है, इसमें क्या है, तीन फिगर कंपेयर होती है। पहले आप ये निकाल लीजिए कि वैल्यू कितनी घटी घटी, वैल्यू जितनी घटी होगी तब ना मैटर करेगा कि रिजर्व है या नहीं है, या रिजर्व कितना है, तो डिक्लाइन इन वैल्यू 3,000 और रिजर्व है 4,500, सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है, रिजर्व तो 4,500 से डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट 3,000 से होगा, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर का अब हम लोग को माथा मारो, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया हूँ ये वाला केस, ठीक है। एक बार केस नंबर 3 देखते हैं और आपको समझ आएगा धीरे धीरे। केस नंबर 3 में हम लोग बोलते हैं, केस नंबर 3 में हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, अब बैलेंस शीट है, कितना फिगर्स में ले रहा था, मैं फिगर थोड़ा सेम रखता हूँ, हाँ, बैलेंस शीट है 20,000 रुपये, ठीक है, आज उसकी मार्केट वैल्यू है 15,500 रुपए, एंड रिजर्व आज भी मेरा 4,500 रुपए का ही पड़ा है बुक्स में, ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं। अब बताइए इसको कैसे डील करें, मेरे को एक बात बताइए, आपका डिक्लाइन इन वैल्यू कितना हुआ, आपका डिक्लाइन इन वैल्यू कितना रुपया हुआ, आपका डिक्लाइन इन वैल्यू है ओनली 4,500 रुपीज का, ठीक है, एंड आपका रिजर्व भी कितना है, आपका रिजर्व भी है 4,500 रुपीज का, दिस इज एन एक्सेलेंट सिचुएशन, क्यों, मैंने जितना रिजर्व बनाया था उतना ही लॉस हुआ, मेरा एकदम कुशन लास्ट तक यूज हो गया, मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा, कोई बात नहीं, एक बार जर्नल के थ्रू सोचिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,500, जो इन्वेस्टमेंट में मेरा वैल्यू घटा वो भी क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट घट रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,500। अब आप मुझे बताइए पार्टनर्स में कितना रुपया बटेगा, हाँ, पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, क्यों, मेरा 4,500 का रिजर्व पूरा पूरी यूज हो गया, बट यहाँ पे मेरी एंट्री खत्म हो जाती है, करेक्ट, इजी, इजी, इसमें तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं फोर्थ केस पे, फोर्थ केस पे आते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस, चलिए, अब आते हैं केस नंबर 4 पे, केस नंबर 4 में कुछ चेंज नहीं होगा, खाली एक फिगर चेंज हो जाएगी, मार्केट वैल्यू आज हो गई है 12,000 रुपए की, ठीक है, मार्केट वैल्यू आज की डेट में हो गई है 12,000 रुपए की, तो इससे क्या हुआ, रिजर्व सब कुछ सेम है, हाँ, मेरा डिक्लाइन है 8,000 रुपए का, मेरा डिक्लाइन है 8,000 रुपए का, करेक्ट, मेरा IFR है 4,500 रुपए का, मतलब ये एडवर्स सिनेरियो हो गया, मतलब अनफेवरेबल सिनेरियो हो गया, मेरा रिजर्व में 4,500 रुपया है बट मेरा डिक्लाइन इन वैल्यू 8,000 है, मतलब मेरा कुशन मुझे 4,500 रुपए तक बचा लेगा, लेकिन जो बचा हुआ 3,500 है वो मुझे झटका लेना ही पड़ेगा। अब एक बार जर्नल एंट्री आप सोचिए, जर्नल एंट्री तो लॉक्ड है, IFR में उतना ही अमाउंट डेबिट होगा जो रिजर्व होगा, इन्वेस्टमेंट में वही अमाउंट आएगा जितना घटा होगा 8,000 रुपया, तो इस बार मेरा बैलेंसिंग फिगर उल्टी तरफ है, ऊपर की तरफ है, दैट इज रीवैल्यूएशन, क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आपका 3,500 रुपीज, काम खत्म, कितना, 3,500 रुपीज, दैट वॉज योर फाइनल आंसर। क्यों भैया, आपको लॉस हुआ ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस डेबिट होता है तभी ना लॉस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्यों भैया, आप 3,500 रुपए का तो आपको एक्स्ट्रा झटका लग गया ना, रिजर्व बनाने के बाद भी झटका लग गया, करेक्ट, तो 3,500 रुपए, हाँ। एक बार एक बैच में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया फायदा क्या हुआ अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही डेबिट करना पड़ा, अरे यार गधा लोग, रिवैल्यूएशन में कितना कम लॉस गया वो भी तो देखो, पूरा 8,000 लॉस जाता, उसकी जगह खाली 3,500 का लॉस गया, वही तो बेनिफिट होता है रिजर्व या प्रोविजन बनाने का, ठीक है, चलिए डन। अब आते हैं फाइनल केस के ऊपर, ठीक है, अब आते हैं फाइनल केस के ऊपर, केस 5, भैया केस 5 कैसे पॉसिबल है देखो ना, अब आते हैं केस 5 के ऊपर, केस 5 में मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट है, ठीक है,
इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में है आज वो 20,000 रुपए का, आज उसकी मार्केट वैल्यू है 24,000 रुपए की, और मेरा रिजर्व है 4,500 रुपए का। ठीक है, इस केस में क्या होगा बताइए, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा? अगर आप लोग ने ध्यान से नोटिस किया, इस केस में डिक्लाइन इन वैल्यू है ही नहीं, राइट? इस केस में क्या हुआ, इंक्लाइन इन वैल्यू है, राइज इन वैल्यू है, मतलब मेरी वैल्यू अप्रिशिएट की है, 4,000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। तो इन दैट केस रिजर्व कभी यूज होंगे? कभी नहीं यूज होंगे। फ्लक्चुएशन मतलब नीचे का फ्लक्चुएशन होता है, फायदा किसी को चुभता थोड़ी है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, नॉर्मल आपका स्टेप 3 वाला एंट्री। जैसे मैंने केस 1 में स्टार्ट किया नॉर्मल, वैसे ही केस 5 भी इज नॉर्मल, 4,000 रुपया 4,000 रुपया। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे आपको आधे नंबर मिलेंगे। ये जो 4,500 का रिजर्व है ये आपको बांटना पड़ेगा, किस में बांटना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? किस रेशियो में? हेलो हेलो, याद कीजिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 4,500 रुपया बच जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल में इमेजिनरी है, जो भी रेशियो होगा ओपीएसआर का, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें बच जाएगा, खत्म। समझे? इसमें दो एंट्री पास होगा। क्यों भैया दो एंट्री क्यों पास हुआ, नहीं समझा? अरे भैया देखो, जो राइज इन वैल्यू है वो ये है, राइज इन वैल्यू तो रिकॉर्ड हो गई, अब रिजर्व तो अनटच्ड है, तो पूरा का पूरा 4,500 रुपए का रिजर्व पार्टनर्स के अंदर बच जाएगा। ठीक है, यही बस होता है जो थोड़ा ट्रिकी केस होता है। हम लोग को एक्चुअली इतने सारे क्वेश्चन है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में कंबाइंड आई थिंक 150-200 क्वेश्चन होंगे, अगर आप कोई एक बुक को डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे। हम लोग को इतना आदत हो चुका होता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट रहा है, रिजर्व का सोचेंगे ये वो हैन तैन, कि हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि 20,000 का 24,000 इज राइज इन वैल्यू, नॉट फॉल इन वैल्यू। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। आइए एक बार वापस इंडेक्स पे आते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में क्या क्या पढ़ना है अब चेक करते हैं। क्लेम इज लेस देन रिजर्व पढ़ लिए, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व बच गए, क्लेम इन ग्रेटर देन रिजर्व रिवैल्यूएशन के साथ एडजस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम, कम है, ज्यादा, इक्वल है, ज्यादा है। एंड ट्रिकी पार्ट जो मैं आपको बताया, राइज इन वैल्यू अगेंस्ट रिजर्व, इसका मतलब वही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की बढ़ने की एंट्री रिवैल्यूएशन में नॉर्मल मारिए, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है, ये आपका एंट्री होता है। अक्यूमुलेटेड लॉस के साथ कुछ एडजस्ट नहीं होता है, इसीलिए अक्यूमुलेटेड लॉसेस के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं होता, वो डायरेक्टली पार्टनर्स में बढ़ जाता है। ठीक है, सो आई होप मैं अभी तक आपको सारा कुछ सब कुछ समझा पाया हूँ। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया। बिफोर आई मूव अहेड आई जस्ट वांट यू टू टेक अ मोमेंट, पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट रिव्यू हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है या आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया, तो एक बार प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछा कीजिए। मेरे को इससे पता चलता है कि आप लोग इसको एज अ यूट्यूब रात को बेड पे सोते हुए ऐसे एंटरटेनमेंट की तरह, नेटफ्लिक्स की तरह नहीं देख रहे हैं, बट रादर एक पेन पेपर लेके कम से कम स्क्रिबल डाउन कर रहे हैं जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, जो आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रिव्यू कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेट इफेक्ट एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो आई होप आपने थोड़ा तो रिव्यू किया होगा, एंड अगर नहीं भी किया तो ठीक है, चलिए वीडियो है, नेट इफेक्ट एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नेट इफेक्ट क्या होता है, पहले नेट इफेक्ट क्यों होता है या नेट इफेक्ट होता क्या है, वो भी तो एक पार्ट आता है। नेट इफेक्ट मेरा भाषा है, बट बुक्स में क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ, एक क्वेश्चन में होता है रिजर्व 3, एक्यूमुलेटेड लॉसेस 2, तो 5 एंट्री पास होती है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म बहुत बड़ी हो गई, 20 पार्टनर है। ठीक है, 15 रिजर्व है, 10 अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, या अक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं भी कोई जरूरी नहीं है, रिजर्व भी जरूरी नहीं होता बनाना। तो अब 21वां पार्टनर हम लोग लेके आ रहे हैं। अब क्या हुआ, 21वां पार्टनर आ रहा है, तो 20 पार्टनर्स बोले पागल हो जाएंगे अब हम लोग। 20 लोग में 15 रिजर्व्स, 10 अक्यूमुलेटेड लॉसेस, या जितने भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस है सबको बांटने में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग पागल हो जाएंगे, बहुत बड़ी एंट्रीज बनने लगेंगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। भैया कंप्यूटर आगे, अरे यार स्टोरी सुनो ना। तो भैया इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, हमसे नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, जो जैसा है रहने दो। फिर वहां पे कौन आएगा, वहां पे एक पार्टनर हाथ उठाएगा, बोलेगा भैया 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 ये तो गलत है। क्यों गलत है? अरे अभी तो आपने हर्ष भैया का वीडियो नहीं देखा, उसने समझाया था ना कि नया पार्टनर को हम लोग हमारी पुरानी मेहनत, अक्यूमुलेटेड गेन्स, रिजर्व्स, या पुरानी लॉस, पुराने पाप, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, उसका फायदा या नुकसान क्यों होने दें? ऐसा सही नहीं होगा। अगर नुकसान है तो भी क्यों झेले वो, और अगर फायदा है तो पुराने फायदे वो क्यों ले, पुराने पाप हम लोग के वो क्यों धोए? इट्स नॉट फेयर, वी शुड डू समथिंग। बोला वी शुड डू समथिंग। तो हमने अपनी बैलेंस शीट चेक की, हमने अपनी बैलेंस शीट चेक की, तो पता है हम लोग को क्या मिला? सपोज ये बैलेंस शीट है, ये रही लाइबिलिटीज, ये रहे एसेट। ठीक है, मैं खाली एक एक्सट्रैक्ट आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें हमने देखा, इसमें हमने देखा कि मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, प्लीज बेयर विथ मी। मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 10,000 रुपया, मेरा जनरल रिजर्व है 20,000 रुपया। ठीक है, मेरा लेट्स से कोई भी एक रिजर्व का नाम ले लेते हैं, लेट्स से
WCR है 15,000 रुपया, 5,000 रुपया, WCR है 5,000 रुपया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला ये तीन मेरे पास रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, अब क्या करें तुम ही सजेस्ट करो। तो पार्टनर बोला एक काम कीजिए, आप एक बार सोच के देखिए, ये 20,000 रुपया अच्छी चीज है, फायदा है, 5,000 रुपया फायदा है, टोटल फायदा कितना हुआ? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो जनरल रिजर्व है, ये जो जनरल रिजर्व है, इससे आपकी पोजीशन बेटर हो रही है, फायदा है, तो नया पार्टनर को भी फायदा होगा 20,000 का। भैया ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, सपोज इसमें कोई क्लेम नहीं आया, तो ये पूरा 5,000 रुपया मेरा फायदा है, बट ये जो मेरा 10,000 रुपए का लॉस है, इससे तो मेरी पोजीशन खराब होती है, तो मैं क्या बोलूंगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट पॉजिटिव फिगर नहीं, ये नेगेटिव फिगर हो। करेक्ट। तो अब आप मेरे को बताइए लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप क्या बोल सकते हैं, नेट इफेक्ट पूरी बैलेंस शीट में अगर इन तीनों को मिला ले तो मेरा 15,000 रुपए का नेट गेन है, नेट गेन है, नेट गेन है, हेलो हेलो ध्यान से सुनिए, नेट गेन है, मतलब इन तीन की मैं अलग अलग एंट्री पास करूं, इन तीन की मैं अलग अलग एंट्री पास करूं, उसकी जगह अगर मैं 15,000 रुपए की एक नेट एंट्री पास कर दूं तो भी सेंस बना रहा है, राइट राइट। तो भैया हम लोग ये क्यों नहीं किया अभी तक? ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है, रुक जाइए रुक जाइए, जो अभी तक मैंने आपको सिखाया वो 100% करेक्ट है, वैसा ही क्वेश्चन होगा 99%, 1% की बात हो। हमने बोला एक काम करते हैं, एक माथा पुच्छी करते हैं, सुनिए। हमने देखा ए बी सी, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या बोला, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, 3:2 था, मतलब 3/5, 2/5, सी का कुछ था नहीं, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया, एक बार आप रैंडमली पकड़ लीजिए, इक्वल 1:1:1, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3 एंड ये हो गया 1/3, करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, अभी तक ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा, 3/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/15, दिस इज इक्वल टू 1/15 एंड दिस इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। या फिर अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचे तो -5/15, करेक्ट, -5/15, करेक्ट। इसका तो गेन हुआ, इसका सैक्रिफाइस हुआ, इसका सैक्रिफाइस हुआ। अगर ये कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला वीडियो वापस देखिएगा। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस गेन, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ए 4/15 का सैक्रिफाइस कर रहा है, हाँ उसको तो आप स्टेप 2 में गुडविल कॉम्पेंसेट कर दिए, क्या भैया वापस सुनो ना, 1/15 सैक्रिफाइस किया, हाँ इसको भी कॉम्पेंसेशन मिल गया, इसको 5/15 का गेन हुआ, हाँ इसने प्रीमियम फॉर गुडविल लाके पे कर दिया। रुको तो सुनो एक बार मेरा बात, 4/15 इसने सैक्रिफाइस किया, एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, जो सैक्रिफाइस करता है उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है, उसको कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो ए को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, ए को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, बी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा क्योंकि बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, सी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा क्योंकि सी को गेन हो रहा है, क्योंकि उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ है, ठीक है। भैया ये कॉन्सेप्ट आ क्यों रहा है, सुनो, हमने बोला कि भैया हम लोग इतनी एंट्रीज पास नहीं कर सकते, जो बुक्स में है एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो अब हमने कैलकुलेट किया कि अगर हम इसे बांटते, अगर हम इसे बांटते, देन इन दैट केस 15,000 रुपए का मेरा नेट गेन बढ़ता, करेक्ट। आप एक काम करो ना, 15,000 का उसका जितना फायदा हो रहा है वो मेरे से कॉम्पेंसेशन लेके काम खत्म करो। आई रिपीट, फास्ट हो गया तो 15,000 रुपए का नेट गेन आ रहा है ना, नेट गेन इतना ही आ रहा है, आप उससे 15,000 का प्रपोर्शनेट बेनिफिट ले लो एंड अपने आप में बांट लो, इक्वली तो बात है, इक्वली तो बात है। आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही सोचिए, अगर ये पैसा बटता, ओल्ड पार्टनर्स में बटता, तो ये 15,000 रुपया 3:2 के रेशियो में बटता, थ्री, ये मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3:2, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1:1:1, ठीक है, 3:2 के रेशियो में बटता, तो ये 15,000 रुपया कैसे बढ़ता, 10,000 रुपया एंड 5,000 रुपया, इस रेशियो में बढ़ता, करेक्ट। यही रेशियो होना चाहिए था, अक्यूमुलेटेड लॉसेस सब कुछ मिला जुला के एंड ऑल दिस स्टफ। अब मैं बोलता हूं, ए को 15,000 रुपए में कितने का वो हुआ, 4/15, बी को 15,000 में 1/15, ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, और सी को 15,000 में 5/15 का फायदा हो रहा है, तो 5/15 का कॉम्पेंसेशन देगा, अपने आप मैथ्स परफेक्टली मैच करेगा अगर आप आंसर सही निकाल रहे हैं तो। इसमें आंसर आएगा 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 1,000 रुपया। भैया हो गया नुकसान, हो गया नुकसान। अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा दिमाग लगा रहा होगा अभी, उसने नोटिस किया होगा भैया यहाँ पे ना मुझे 10,000 एंड 5,000 रुपए मिलने वाले थे,
यहाँ पे आपने मुझे 4,000 एंड 1,000 रुपए दिए। अरे गधा लोग, अरे गधा लोग, सी तो उतना ही कॉम्पेंसेशन देगा जितना उसको बेनिफिट हुआ। सी को क्या पूरा रिजर्व मिल जाता 15,000 का, जो तुमको 15,000 का कॉम्पेंसेशन देगा? सी को तो बेनिफिट खाली 5/15 1/3 मिलता, तो वो 1/3 के हिसाब से कॉम्पेंसेट किया। समझ आया भैया? ये मेरे को कैसे आइडेंटिफाई होगा कि क्वेश्चन में ये वाला केस है, कि मतलब 1/15 वाला केस है? एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, क्या मैं बता देता हूँ। द क्वेश्चन ऑलवेज स्टेट्स that the balances of reserves, मैं हाथ से लिख के दिखा रहा हूं आपको, the balances of reserves and accumulated losses will continue to appear continue to appear in balance sheet या बुक्स, कुछ भी बोल सकता है, और बुक्स आफ्टर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सिंपल वर्ड लिखा रहेगा भैया, इट विल कंटिन्यू टू अपीयर, एकदम सिंपल, इन द बैलेंस शीट ऑफ कोर्स, कंटिन्यू टू अपीयर, तभी ये वाला केस एक्टिवेट हो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल, लेट्स से आपको वो एग्जांपल समझ नहीं आया, ठीक है, एकदम सिंपल रखिए। लेट अस से आपका जनरल रिजर्व गिवन है 500 रुपया, ठीक है, आपका WCR गिवन है 200 रुपया, ठीक है, आपका IFR गिवन है 80 रुपया, मैं रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ, ठीक है, आपकी गुडविल हाँ ले लेते हैं, चलो, गुडविल लिखी हुई है 120 रुपया, एंड आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ है लेट्स से 150 रुपया, ठीक है। अब आपको इसके इफेक्ट्स निकालने हैं, सेम 3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और क्वेश्चन में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा आपको लाइन दे देगा। ये मैं टफेस्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्लेम ऑन WCR, क्लेम ऑन WCR 50 रुपए का एक क्लेम आ गया है, एंड इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आया है, इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आया है 30 रुपए का। अब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे? देखिए, जनरल एंट्री पास करना इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप स्टेप नंबर 2 समझें, ये आपको बहुत पानी लगा होगा। अगर आप स्टेप नंबर 1 समझें तो ये कैलकुलेशन ईजी होगा। दिक्कत आती है यही पे, यही नया कॉन्सेप्ट है, नेट इफेक्ट या नेट गेन कैसे निकाला। आइए वापस प्रैक्टिस करते हैं। जनरल रिजर्व मेरे पास 500 रुपया पड़ा है, वो 500 रुपया यूज होगा, करेक्ट। WCR 200 रुपया, क्या ये 200 रुपया पार्टनर्स के हक का है? नहीं, 200 रुपया पार्टनर्स के हक का नहीं है। 200 रुपया में 50 रुपया डिडक्ट होगा, क्योंकि अब 50 रुपए का क्लेम आ गया है। तो मैं बोलूंगा WCR इज ओनली 150 रुपीज। कैसे आया 150? 150 आया 200 - 50 करके, ठीक है, 200 - 50 करके। नेक्स्ट, IFR 80 रुपया, इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आया 30 रुपया, तो मैं बोलूंगा IFR भी पूरा यूज नहीं हो सकता, 80 में 30 रुपया चला गया, उसको संभालने में 50 रुपया पार्टनर्स के हक का है, 50 रुपया पार्टनर्स के हक का है। एंड पता है क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में सबसे बड़ा गेम ये खेला गया, क्वेश्चन में एक लाइन और लिख दी उन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन में एक लाइन और लिख दी उन्होंने, ओनली WCR, IFR एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस विल कंटिन्यू इन द बुक्स, विल कंटिन्यू टू अपीयर। आप समझ जाइए, मैंने जो लैंग्वेज डिस्कस की, विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। भैया इसका मतलब क्या हुआ? सारे रिजर्व्स एंड सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं, ओनली WCR जो हमने ले लिया, ओनली IFR जो हमने ले लिया, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मतलब ये वाला। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पॉजिटिव नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से मेरी पोजीशन खराब हो रही है, तो 150 रुपए नेगेटिव हो जाएगा। भैया गलती हो गया, ये जो आपका जनरल रिजर्व है, ये जो आपका गुडविल है, इसका क्या होगा? जब इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, जब इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैंने जहां चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे चलते हैं। जो रिजर्व्स होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं या जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स में OPSR में बढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या डिफॉल्ट केस है तो यही होगा, तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे मैं बोल दूंगा वापस, तो आपका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपए का आपको नेट गेन हो रहा है, 50 रुपए का आपको नेट गेन हो रहा है। कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेगी, जर्नल एंट्री सब कुछ सेम रहेगी, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बेसिक दिखाया कैसा होता है नेट इफेक्ट। सेकंड केस मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन मतलब बहुत रेयर, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसा है जो बोलता है कुछ ही एसेट्स या सॉरी कुछ ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस या कुछ ही रिजर्व्स कंटिन्यू करेंगे, तो बचे हुए रिजर्व्स को बांट देना, ठीक है। एंड फाइनल में एक केस और डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं इतना डेप्थ में जब जा रहा हूँ तो एक केस और डिस्कस करते हुए ही जाता हूँ। क्या पता एग्जाम में आ जाए, आप मेरे को दुआ देके निकले। देखिए पॉइंट ऐसा है, कभी कभी हो सकता है, लेट्स से जनरल रिजर्व है 80 रुपया का, ठीक है, मेरा WCR है 20 रुपए का, इलस्ट्रेटिव फिगर्स है, हाँ, मतलब OPSR सेम रखते हैं, OPSR 3:2 एंड NPSR हो गया आपका 1:1:1, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेशन किया, एंड आपका जो
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो निकल के आया 250 रुपया, वो निकल के आया 250 रुपया। तो आपका क्या निकला, आपका निकला नेट लॉस। आपका क्या निकला, नेट लॉस। नेट गेन नहीं निकला, नेट लॉस निकला। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर उन्होंने ये एंट्री रट्टा मार के गई होती है तो वही सेम एंट्री पास कर देंगे, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होगा, बट फिर भी आपको मार्क्स जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा, एक बार बताइए। नेट लॉस का मतलब क्या है कि अगर मैं मेरे रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस को बांट दूं तो मेरे पार्टनर्स की पोजीशन ज्यादा खराब हो जाएगी। आज नहीं बांटने से जो पोजीशन है ना उससे भी नीचे चला जाऊंगा, करेक्ट। नेट लॉस का तो मतलब वही है। तो नया पार्टनर को मतलब मैं जो ला रहा हूं वो तो पाप धुलवाने के लिए ला रहा हूं। नहीं समझे, देखिए 80 + 20 100 रुपए का उसको बेनिफिट होता, नया पार्टनर को 80 + 20 100 रुपए का बेनिफिट होगा, 250 रुपए का नुकसान होगा। प्लीज मेरे को बताइए, 150 रुपए का तो उसको नुकसान ही हुआ ना नेट में, 150 रुपए का तो उसको नुकसान ही हुआ नेट में। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पाप धोएगा ये लोग के। भैया क्यों धोएगा, अगर हम लोग बांट देते, अरे बांट देते तो पहले ही डिस्कस हो गया। ये कौन सा केस है, लास्ट केस जहां पे कंटिन्यू टू अपीयर है। तो अब वो जो नया पार्टनर है वो क्या दिखेगा, अरे बाप रे मेरे घुसने से पहले 100 रुपए का रिजर्व है, 150 रुपए का 250 रुपए का अक्यूमुलेटेड लॉस है, मतलब 150 रुपीज का तो मेरा नेट लॉस हो रहा है, 150 रुपीज का मेरा नेट लॉस हो रहा है। भैया नेट लॉस में मैं अपनी सम्मति से आ रहा हूं, नेट लॉस में मैं घुस रहा हूं, नेट लॉस में मैं घुस रहा हूं, मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। सुनिए, नेट लॉस में मैं घुस रहा हूं, मुझे नुकसान हो रहा है। नेट लॉस में मैं घुस रहा हूं, मुझे नुकसान हो रहा है, इनडायरेक्टली मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। ठीक है, वैसे सुनिए, मैं पुराना पार्टनर हूं, मैं पुराना पार्टनर हूं, आप नए पार्टनर हैं, मैं पुराना पार्टनर हूं, आप नए पार्टनर हैं। मैंने देखा मेरा 150 रुपए का नेट लॉस है, नेट लॉस में कोई आदमी आ रहा है, नेट लॉस में कोई आदमी आ रहा है, प्रॉफिट मतलब नेट लॉस कोई लेने आ रहा है, नेट लॉस में से कुछ हिस्सा ले जाएगा, तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है, प्लीज प्रैक्टिकली सोचिएगा। नेट लॉस, somebody is coming and taking a share of my net loss, ready to take up the share of my net loss, इसका मतलब भैया that person is taking away my problem, that person is taking away my loss, if somebody is taking away my loss that is a gain। अगर कोई मेरा लॉस लेके जा रहा है उससे मुझे फायदा होता है, अगर मुझे फायदा होता है तो मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, क्या बोला मैंने, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, इन दोनों का अकाउंट होगा डेबिट। क्या होगा, इन दोनों का अकाउंट होगा डेबिट। क्यों, क्योंकि इन लोग को तो फायदा हुआ ना भाई, ये लोग का लॉस कोई बांटने आ गया सामने से, हाँ हाँ दे दो। सेम 4/15 एंड 1/15, तो कितना रुपया होगा देख लीजिए आप फटाफट, दिस इज 10 रुपीज, दिस इज 60 रुपीज, ठीक है। एंड वेट 40 रुपीज, सॉरी वेरी सॉरी, 40 रुपीज, ठीक है। हाँ, एंड सी, अब आप नया पार्टनर है, आप सी है, आप लॉस लेने आ रहे हैं, मतलब आप सामने से बोले आओ मुझे लॉस दे दो, आओ मुझे लॉस दो, दो मेरे को लॉस दो। तो आपको फायदा हो रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, और सैक्रिफाइस वाले को कॉम्पनसेशन मिलता है। तो ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि नया पार्टनर को पार्टनरशिप में आने से पहले कॉम्पनसेशन मिल गया। ठीक है भैया, ऐसा प्रैक्टिकली होता है, बहुत रेयर केस में होता होगा, टैक्स प्लानिंग के चक्कर में अगर होता होगा तो, बट कोई भी आदमी पागल थोड़ी है कि वो लॉस वाला पार्टनरशिप में घुसे। चलिए एक बार फटाफट वीडियो को हम लोग वो कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। सारे टॉपिक्स जो हमने थे इसमें पढ़ लिए। रिजर्व्स का मतलब होता है हम कोई पैसा सेट असाइड कर रहे हैं, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है कि मैं उस लॉस को राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से छुपा रहा हूँ, उसको इधर उधर उधर भगा रहा हूँ, इसीलिए वो एसेट साइड में होता है, रिजर्व क्रेडिट साइड में होता है। क्रेडिट को अगर खत्म करना होता है तो डेबिट करते हैं, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हमेशा याद रखिएगा, चाहे एक्यूमुलेटेड लॉस हो, चाहे परचेज गुडविल हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे एक्यूमुलेटेड गेन्स हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, ओल्ड पार्टनर्स में वो हमेशा ओपीएसआर में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डब्ल्यूसीआर पढ़ाया। डब्ल्यूसीआर का मतलब होता है कोई वर्कमैन को चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो उसका कॉम्पनसेशन। तीन ही केस पॉसिबल है प्रैक्टिकली, या तो रिजर्व से कम होगा, या रिजर्व के बराबर होगा, या रिजर्व से ज्यादा होगा। अगर रिजर्व से कम होगा तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट रिवैल्यूएशन में एडजस्ट हो जाता है। आईएफआर मतलब इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको संभालने के लिए मैं पैसा रखता हूँ। तो पहला केस नॉर्मल, कोई मेरे पास रिजर्व है ही नहीं तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन की एंट्री है। सेकंड केस में मेरा डिक्लाइन हुआ है लेकिन रिजर्व मेरे पास एडिक्वेट था, तो जो एक्सेस अमाउंट बच गया, मतलब सॉरी एक्सेस अमाउंट नहीं, जो बचा हुआ अमाउंट है रिजर्व में वो पार्टनर्स में बच जाता है। अगर मेरा डिक्लाइन इन वैल्यू और रिजर्व का अमाउंट सेम है देन इन दैट केस कोई दिक्कत ही नहीं है, आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट। बट मेरा डिक्लाइन इतना ज्यादा हो गया कि रिजर्व नहीं संभाल पाया, सेम लॉजिक, रिवैल्यूएशन से जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस लॉस हो गया, उसको एडजस्ट कर देते हैं। एंड फाइनली ट्रिकी केस, इन्वेस्टमेंट घटा नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने का नॉर्मल रिवैल्यूएशन का एंट्री एंड रिजर्व का नॉर्मल डिफॉल्ट केस एंट्री बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया
नेक्स्ट मैंने फिर आपको बताया एक लास्ट केस जिसमें नेट इफेक्ट होता है। नेट इफेक्ट का मतलब होता है कि पार्टनर्स इतने थक गए, पार्टनर्स बोले जो बुक्स में जनरल रिजर्व है रखा रहने दो, उसको पार्टनर्स में मत बांटो, उसको एज इट इज रहने दो। तो इन ऑर्डर टू सी कि नया पार्टनर को अननेसेसरी गेन ना हो जाए, हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल उससे कॉम्पेंसेशन ले लेते हैं। जैसे 15,000 का नेट गेन होता, चाहे मैं 20,000 बांटता, फिर 5,000 बांटता, फिर 10,000 डेबिट करता, राइट। 10,000 20,000 क्रेडिट करता, 5,000 क्रेडिट करता, फिर 10,000 डेबिट करता, उससे अच्छा मैं 15,000 डायरेक्टली क्रेडिट करता। तो 15,000 में उस नए पार्टनर को 1/3 यानी 5,000 का फायदा होता। तो 5,000 मैंने उससे कॉम्पेंसेशन ले लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सैक्रिफाइस रेशियो ही है, ठीक है। सेम सेम लॉजिक उसमें एक केस हो सकता है कि बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस कंटिन्यू हो रहे हैं, करेक्ट, बट कुछ ही रिजर्व्स, नॉट ऑल रिजर्व्स। देन इन दैट केस जो रिजर्व्स को कंटिन्यू होना है खाली उन्हीं को कंसिडर कीजिएगा। ये नहीं आंख बंद करके जो रिजर्व दिखा बांट दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड थर्ड केस होता है नेट लॉस वाला, बहुत ही रेयर है नेट लॉस आ गया। नेट लॉस आ गया इसका मतलब आपका एग्जामिनर बहुत बहुत अच्छे मूड में आपका पेपर बनाया है, उसको पता है आपको बैंड बजानी है। तो उस केस में क्या होता है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उन वो कॉम्पेंसेट कर रहे हैं नए पार्टनर को कि थैंक यू भाई, तू मेरा लॉस बेयर करने के लिए रेडी हो गया, ले तेरा कॉम्पेंसेशन, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। एंड एक दो ट्रिकी पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, एम्प्लॉय फंड या प्रोविडेंट फंड, ये एक रिजर्व नहीं है, ये हमेशा आपको ईपीएफ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ये रिजर्व नहीं है, ठीक है। आई होप दैट्स ऑल, या दैट्स ऑल। So treatment of reserves and accumulated losses is done. And with that we complete step number 4 in reconstitution of partnership, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी एंड आपको एक एक करके टॉपिक वाइज रिवीजन करने में इंटरेस्टिंग लगता होगा, क्योंकि जब एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू पूरे सम का नहीं आएगा, एमसीक्यू हो सकता है रिजर्व का, ये जो नेट लॉस है या जो नेट इफेक्ट वाली एंट्रीज है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इनके ऊपर बन जाए। तो इसीलिए मैं इनको टॉपिकली ऐसे कवर करता हूँ, तो हमेशा आपके ऊपर बर्डन ना बने कि पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप नॉर्मली खाली रिजर्व्स वाला वीडियो देख के भी काम चला सकते हैं। सो आई होप कोई आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप प्लीज अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स, आपका जो भी क्वेरीज होता है, या आपको लगता है कि भैया आप ये इंप्रूव कर सकते हो, या भैया इससे हमें दिक्कत हो रही है, या भैया आप ये चीज प्लीज इंक्लूड किया कीजिए, या भैया आप ये चीज थोड़ा ठीक कर लीजिए, आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या आपका जो भी रिस्पॉन्स होता है, दैट मेक्स माई डे, दैट एक्चुअली हेल्प्स मी improve a lot. I have been teaching for almost 4 years, and in the 4 years I have transformed a lot. सो आई डेफिनेटली फील अगर आप कोई भी फीडबैक देंगे तो वो मुझे पॉजिटिवली या नेगेटिवली जैसे भी होगा इन द लॉन्ग रन हेल्प करेगा। थोड़ा ज्यादा भूल गया, वेरी सॉरी। अगर आपको अच्छा लगा है ये सब वीडियोस तो प्लीज अपने पेयर्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।